हेलो दोस्तों, प्रतिभा क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से स्वागत। जैसा कि यूट्यूब चैनल पर हमारी प्रश्नोत्तरी की एक सीरीज चल रही है। उस प्रश्नोत्तरी सीरीज में जब पहला वीडियो आया था वो मृदा के बारे में, मृदा विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और आज हम उसी सीरीज का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सस्य विज्ञान, मृदा विज्ञान के पोषक तत्व टॉपिक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी टॉपिक से हर बार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और जेट आईसीआर बीएचयू में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और उसी सभी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनको हम लेकर आए हैं आज के अपने इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने सभी दोस्तों के साथ जो जेट आईसीआर बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। तो आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। आज जो हमारा वीडियो है वो है महत्वपूर्ण प्रश्न किसके, पोषक तत्वों के बारे में। जो हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, जो हमारे प्लांट के जो पादप के जो महत्वपूर्ण और आवश्यक पोषक तत्व है उनके बारे में आज का अपना वीडियो है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए आवश्यक पोषक तत्वों में, जो नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं, ये विभिन्न विकल्प दिए गए हैं, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इन सभी आवश्यक पोषक तत्वों वाले विकल्प में कौन से पोषक तत्व गौण पोषक तत्व है? कौन से पोषक तत्व है? गौण पोषक तत्व है। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि गौण पोषक तत्व क्या होते हैं। गौण पोषक तत्व होते हैं द्वितीयक पोषक तत्व। वो आवश्यक पोषक तत्व जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट हो उन्हें ही गौण पोषक तत्व कहा जाता है। तो नीचे जो कॉम्बिनेशन दे रखा है, विकल्प दे रखे हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं, उन कॉम्बिनेशंस को देखना है और बताना है कि कौन से पोषक तत्व गौण पोषक तत्व कहलाते हैं, गौण पोषक तत्व है। आप जब पहला ऑप्शन देखेंगे, जो ए ऑप्शन है, इसमें देखिए कैल्शियम, मैग्नीशियम और मैग्नीज, तीन तत्व दे रखे हैं, तीन आवश्यक पोषक तत्व दे रखे हैं। कौन कौन से? कैल्शियम, मैग्नीशियम और मैग्नीज। इसमें आप देखेंगे जो कैल्शियम है ये एक सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है, मैग्नीशियम एक सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है, लेकिन जो मैग्नीज है वो मैग्नीज आपका क्या है भाई? एक सूक्ष्म तत्व है। क्या है? सूक्ष्म तत्व है, जैसे बोले तो माइक्रो न्यूट्रिएंट या ट्रेस एलिमेंट बोलते हैं जिसको। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, जो बी ऑप्शन है अपना, उसमें देखिए कैल्शियम एंड सल्फर, ये दोनों ही क्या है? सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है, गौण तत्व है। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन दे रखा है आयरन, आयरन एक क्या है? सूक्ष्म तत्व है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है। तीसरे ऑप्शन का ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है मैग्नीशियम, मैग्नीज और आयरन, ये तीन ऑप्शन में है। इसमें जो मैग्नीशियम है एक गौण तत्व है, लेकिन जो मैग्नीज और आयरन है वो क्या है? सूक्ष्म तत्व है। तो ये तीनों ही ऑप्शन क्या है? अभी तक गलत है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं अपन डी, उसमें देखिए कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। और जैसा कि हमने पढ़ रखा है, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं उसमें जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, जो आवश्यक पोषक तत्वों में जो द्वितीयक पोषक तत्व है वो कौन कौन से हैं? वो है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये तीनों ही क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कहलाते हैं, द्वितीयक आवश्यक पोषक तत्व कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी ऑप्शन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। अब बात करें यदि प्राथमिक पोषक तत्व की, किसकी बात करें? प्राथमिक पोषक तत्व। तो प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से है भाई? प्राइमरी न्यूट्रिएंट कौन से हैं? प्राइमरी न्यूट्रिएंट है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो अपना दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आराम से पढ़ने के बाद इसके ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो बिल्कुल यदि आपने पढ़ रखा है तो इसका आंसर आप राइट दे देंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? पादप के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी किसने प्रतिपादित की? जो एसेंशियलिटी क्राइटेरिया है, कोई पादप के लिए पोषक तत्व आवश्यक है, इसका जो क्राइटेरिया दिया, वो क्राइटेरिया किन वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया, किन वैज्ञानिकों ने दिया? जो ऑप्शन है अपना पहला ऑप्शन है निकोलस, 1954, 1954 में निकोलस ने दिया क्या ये? दूसरा ऑप्शन है ऑर्नन एवं स्टाउट, 1961। तीसरा ऑप्शन है ऑर्नन, 1939। और अगला जो ऑप्शन है वो ऑर्नन एवं स्टाउट, 1939। देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, आवश्यक पोषक तत्वों की जो क्राइटेरिया है, जो एसेंशियलिटी का क्राइटेरिया है, वो किसने दिया? वो हमें बिल्कुल पता है, वो किसने दिया? ऑर्नन, ऑर्नन एवं स्टाउट, ऑर्नन एवं स्टाउट ने दिया। अब यहाँ पे देखो दो ऑप्शन में
ऑप्शन नंबर जो अपना दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन और ऑप्शन जो डी है अपना, इन दोनों में ही ऑर्नन एंड स्टाउट ऑप्शन में दे रखा है। तो फिर यहाँ क्या पूछना चाह रहा है, यहाँ आपसे देखना चाह रहा है कि आपको कौन से ईयर में इन्होंने एसेंशियलिटी क्राइटेरिया दिया वो याद है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है 1961 और यहाँ 1939, और आप बताइए कि ऑर्नन एंड स्टाउट ने एसेंशियलिटी क्राइटेरिया अनिवार्यता का जो कसौटी दिया था वो कौन से ईयर में दिया था, वो दिया था 1939 1939 में, और 1939 में दिया था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, डी ऑप्शन है। यदि अपन बात करें यही जो आवश्यक पोषक तत्वों की जो अनिवार्यता का क्राइटेरिया है, इसको वापस परिष्कृत किसने किया था, वापस रीडिफाइन किसने किया था, तो यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना इसको परिष्कृत या रीडिफाइन किसने किया था, ऑर्नन ने किया था। और कौन से ईयर में किया था, कौन से वर्ष में किया था, 1954 1954 में किया था। ठीक है, वापस रीडिफाइन किसने किया था, वापस परिष्कृत किसने किया था, तो यदि ऐसा आए तो वापस पुनः प्रतिपादित किसने किया था, तो ऑर्नन ने किया था 1954 1954 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, निम्न में से कौन सा खनिज पोषक तत्व नहीं है। यहां ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहां पूछा है कि कौन सा खनिज पोषक तत्व, कौन सा खनिज पोषक तत्व नहीं है। अब मैंने जिस टाइम अपन ने, यदि आपने ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास ले रखी है तो अपन ने पढ़े थे जो पोषक तत्व होते हैं जो भी मिट्टी द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, मिट्टी द्वारा पौधे की जड़ें अवशोषित करती है, वो सारे खनिज पोषक तत्व है। जो हवा द्वारा और पानी द्वारा या फिर जल द्वारा और वायु द्वारा जो प्राप्त होते हैं, जो एयर और वाटर के द्वारा प्राप्त होते हैं प्लांट को, वो लीव्स के थ्रू भी कर सकता है और रूट्स के थ्रू भी कर सकता है, तो वो जो होते हैं वो कौन से कहलाते हैं, अखनिज पोषक तत्व कहलाते हैं। जो खनिज के द्वारा नहीं प्राप्त होते, जो अपन मिट्टी के अंदर आयनिक रूप में नहीं रहते, वो सारे हैं अखनिज पोषक तत्व। इसमें पूछा है खनिज पोषक तत्व नहीं है, इसका सीधा सा अर्थ क्या निकला है, इस सीधा सा अर्थ है कि कौन से खनिज पोषक तत्व है, कौन से अखनिज पोषक तत्व है, कौन से अखनिज पोषक तत्व है, या फिर कौन सा अखनिज पोषक तत्व है। क्वेश्चन क्या है, कौन सा खनिज पोषक तत्व नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा अखनिज पोषक तत्व है, कौन सा नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट है। तो देखिए पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा बोरॉन, तीसरा नाइट्रोजन और चौथा मैग्नीज। इन चारों ऑप्शन को देखेंगे तो जो मैग्नीज, नाइट्रोजन और बोरॉन, ये तीनों मिनरल फॉर्म में, तीनों आयनिक रूप में अपन को कहां से मिलते हैं, मिट्टी के द्वारा मिलते हैं। लेकिन जो कार्बन है वो हवा या किसके द्वारा मिलता है, वायु के द्वारा मिलता है, वायु के द्वारा पादप ग्रहण करते हैं, ये किसी मिनरल से नहीं मिलता, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा कार्बन। क्या जाएगा भाई, इसका आंसर जाएगा कार्बन। कौन सा आंसर सही है इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है कि हाल ही के वर्षों में कौन से पोषक तत्वों को आवश्यक पोषक तत्वों की सूची में जोड़ा गया है, कि भाई कौन सा पोषक तत्व है। समझ रहे हो दोस्तों कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो अभी हाल ही में आवश्यकता की जो सूची बनी है, जिसमें सारे के सारे पादप के लिए आवश्यक पोषक तत्व रखे गए हैं, उनकी सूची में अभी हाल ही में सबसे लेटेस्ट कौन सा पोषक तत्व जोड़ा गया है, कौन सा न्यूट्रिएंट, कौन सा एसेंशियल न्यूट्रिएंट जोड़ा गया है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कौन सा पोषक तत्व है जो 17वां आवश्यक पोषक तत्व है, क्योंकि 17 पोषक तत्व है तो 17वां आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं अपन। ऑप्शन नंबर जो ए है वो है क्लोरीन, निकल, आयोडीन और सल्फर। आयोडीन कोई आवश्यक पोषक तत्व है ही नहीं पादप का। क्लोरीन, निकल और सल्फर, सल्फर भी बहुत पहले जोड़ा गया था। इन दोनों में हम देखेंगे जो निकल है वो अभी हाल ही में जोड़ा गया है आवश्यकता की सूची में, जो लिस्ट है एसेंशियल न्यूट्रिएंट की, उसमें कब जोड़ा गया, 1987 1987 में, 1987 में। कौन सी ईयर में दोस्तों, 1987 1987 में जो निकल है उसको आवश्यकता की सूची में, पादपों के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व है उनकी सूची में जोड़ा गया। पादपों के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व है, इसका अपने अभी हमने क्राइटेरिया पढ़ा, और वो क्राइटेरिया किसने दिया था, ऑर्नन एंड स्टाउट ने दिया था। लेकिन जब बात करें निकल की, तो निकल को किसने आवश्यक पोषक तत्वों की सूची में जोड़ा, तो किसने जोड़ा भाई, ब्राउन एवं उनके
सहयोगियों ने। जो निकल है, और निकल को क्या बोलते हैं? 17वां आवश्यक पोषक तत्व। क्या बोलते हैं भाई? 17वां आवश्यक पोषक तत्व। निकल से जस्ट पहले, निकल से जस्ट पहले कौन सा आवश्यक पोषक तत्व जोड़ा गया? निकल से जस्ट पहले कौन सा आवश्यक पोषक तत्व जोड़ा गया? क्लोरीन। तो क्लोरीन कौन सा है? 16वां आवश्यक पोषक तत्व है। आया समझ में? और अपन बात करें निकल, निकल जो पोषक तत्व है वो एक एंजाइम का क्या होता है? इंटीग्रल पार्ट होता है, उसका महत्वपूर्ण अवयव होता है। और उस एंजाइम का नाम क्या है दोस्तों? उस एंजाइम का नाम है यूरिएज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? यूरिएज एंजाइम। और ये यूरिएज एंजाइम क्या करता है? ये यूरिएज एंजाइम यूरिया का डिकम्पोजिशन करता है, यूरिया का विघटन करता है। और यूरिया से जो पादप के लिए आवश्यक रूप है, जो उपलब्ध रूप है, उसमें यूरिया को कन्वर्ट करता है, बदलता है। तो याद रखना, जो ये निकल है वो 87 में आवश्यकता की सूची में जोड़ा गया। किसके द्वारा? ब्राउन और उसके सहयोगियों द्वारा। ये कौन सा पोषक तत्व है? ये 17वां आवश्यक पोषक तत्व है। और निकल एक क्या है? एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। कौन सा है? सूक्ष्म या फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट है। और यदि बात करें निकल की, तो निकल एक एंजाइम का मुख्य भाग होता है, एक एंजाइम का मुख्य अवयव होता है। और वो एंजाइम कौन सा है दोस्तों? यूरिएज एंजाइम है। कौन सा है दोस्तों? यूरिएज एंजाइम। जो यूरिएज एंजाइम होता है, जो यूरिया के विघटन, जो विघटन की कार्य करता है, जो यूरिया को तोड़ने का काम करता है, जो यूरिया के डिकम्पोजिशन का काम करता है, वो यूरिएज एंजाइम होता है। उसका मुख्य अवयव कौन सा, कौन सा तत्व होता है? तो वो होता है निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पादप पोषक तत्वों की अनिवार्यता को परिष्कृत किसने किया? अभी हमने हाल ही में डिस्कस किया तीसरे क्वेश्चन में। तो अब उसमें देखा था कि भाई किसने प्रतिपादित किया अनिवार्यता का, जो कसौटी है, क्राइटेरिया है, उसको किसने प्रतिपादित किया, किसने दिया? तो आपने देखा था ऑर्नन और स्टाउट ने 1939 में। अब इसमें पूछा है कि जो वो अनिवार्यता है, इसको पुनः परिभाषित किसने किया, रीडिफाइन किसने किया, परिष्कृत किसने किया? फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं निकोलस, दूसरा स्टाउट, तीसरा ऑर्नन, एंड चौथा जो ऑप्शन है ऑर्नन एवं स्टाउट। तो इसमें ध्यान रखना, जो अनिवार्यता की जो कसौटी दी, जो एसेंशियलिटी क्राइटेरिया दिया, जो एसेंशियलिटी का क्राइटेरिया दिया, वो क्राइटेरिया तो किसने दिया दोस्तों? वो क्राइटेरिया किसने दिया? वो क्राइटेरिया तो दिया आपके ऑर्नन एंड स्टाउट ने। कौन से ईयर में? 1939 में। लेकिन यदि बात करें परिष्कृत किसने किया, तो परिष्कृत किसने किया? ऑर्नन ने किया। और कब किया? 1954 में, 1954 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? सी ऑप्शन है, ऑर्नन 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है कि किस पोषक तत्व की उपलब्धता ऋणायन और धनायन दोनों रूपों में होती है? किस पोषक तत्व की, ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जिसकी उपलब्धता पादप के लिए ऋणायन और धनायन, मतलब नेगेटिव जो उसका एनायन रूप फॉर्म है और जो उसका पॉजिटिव कैटायन फॉर्म है, इन दोनों ही फॉर्म में पादप इसको ले सकते हैं, ऐसा कौन सा पोषक तत्व है? तो हमने जैसे पढ़ रखा है, जो पोषक तत्व कौन सा अपना ऐसा पोषक तत्व है, तो अपना पोषक तत्व नाइट्रोजन। कौन सा दोस्तों? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक ऐसा पोषक तत्व है जो दोनों ही फॉर्म में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कैटायन और एनायन, धनायन और ऋणायन, दोनों ही रूप में, दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल होता है प्लांट्स को। यदि अपन इसके कैटायन फॉर्म की बात करें तो वो होता है NH4+। कौन सा होता है? NH4+। और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं अमोनियम, अमोनियम आयन। कौन सा आयन? अमोनियम आयन। यदि अपन बात करें इसके ऋणायन की, तो इसका जो ऋणायन रूप होता है, जो एनायनिक फॉर्म होती है, वो होती है नाइट्रेट। कौन सी होती है दोस्तों? नाइट्रेट। ये होता है नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन। दूसरे नंबर, जो पहला ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। दूसरे नंबर पे दे रखा है बोरॉन। तो दोस्तों याद रखना, बोरॉन एक ऐसा पोषक तत्व है जो उदासीन अवस्था में पौधों को प्राप्त होता है। ये एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है, एकमात्र ऐसा खनिज पोषक तत्व है जो क्या है, ना तो ऋणायन ना धनायन, किस रूप में? उदासीन रूप में पौधों को उपलब्ध होता है। और इसका कौन सा रूप उपलब्ध होता है दोस्तों?
H3BO3 बोरिक अम्ल के रूप में ये पौधों को उपलब्ध होता है। पौधे इसको किस रूप में ग्रहण करते हैं, पौधे इसको किस रूप में एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं, तो इसको ध्यान रखना, पौधे इसको बोरिक एसिड या बोरिक अम्ल रूप में H3BO3 के रूप में बोरॉन को ग्रहण करते हैं। किसके द्वारा? जड़ों के द्वारा। सल्फर की बात करें दोस्तों, तो सल्फर का जो मुख्य ग्रहण करने वाला जो रूप है वो कौन सा है दोस्तों? सल्फेट, SO फॉर 2- आयन। सल्फेट आयन के रूप में सल्फर को पौधों की जड़ों द्वारा ग्रहण किया जाता है। यदि अपन बात करें आयरन को, तो आयरन किस रूप में पौधों को प्राप्त होता है? आयरन होता है Fe2+ के रूप में। ऐसा देखा गया है कि जो सल्फर होता है, कुछ पौधों द्वारा वायुमंडल से सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस के रूप में भी पत्तियों द्वारा अधिशोषित किया जा सकता है, अवशोषित किया जा सकता है। बहुत बहुत सारे पादप ऐसे हैं जो सल्फर को क्या करते हैं? पत्तियों द्वारा सल्फेट आयन के रूप में न, जड़ों द्वारा न करके SO2 रूप में, सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में पत्तियों द्वारा वायुमंडल से ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट सीरीज का, ये टेस्ट सीरीज अभी सॉइल साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स को लेकर आ रही है। बहुत जल्दी जो एग्रोनॉमी का अपना पूरा पोर्शन है, एग्रोनॉमी के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रतिभा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ, जो भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जेट ICAR BHU की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर कीजिए। ओके, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पादपों में अचालक या अगतिशील नहीं है? अब इनमें जो अपने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से अपन को ऐसा पोषक तत्व बताना है जो पादप में अगतिशील नहीं है, अचालक नहीं है। अब जब बात आती है गतिशील और अगतिशील की, तो यहां अपन को समझना होगा गतिशील का मतलब क्या है और अगतिशील या अचालक का मतलब क्या है। यदि अपन बात कर रहे हैं, ये कोई पौधा है, इसकी ये जड़ें हैं, ये इसकी ऑल्डर लीव्स है जो नीचे बनी हुई है, ये ऑल्डर लीव्स है, और ये इसकी कोई नई कॉम्प्ले या नई लीव्स निकल रही है। ये सेम ऐसा कैसा पौधा है, ये इसकी पुरानी पत्तियां हैं और ये नई पत्तियां बन रही है। अपन को गतिशील और अगतिशील कब पता चलेंगे? जब पता चलेंगे जब किसी पोषक तत्व की कमी होगी। मान लो ये कोई पौधा है, ये कोई पौधा है, इस मृदा में किसी गतिशील पोषक तत्व की कमी हो गई, कोई गतिशील पोषक तत्व है उसकी क्या हो गई? कमी हो गई। इसमें किसी अगतिशील पोषक तत्व की कमी हो गई। समझना दोस्तों, बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, आपको एक बार समझ लेंगे आप जीवन भर इसको नहीं भूल पाएंगे। याद रखना, किसी एक पादप को अपन ने लगा है किसी मृदा में और उस मृदा में गतिशील पोषक तत्व की कमी हो गई। अब गतिशील से क्या समझते हैं? गतिशील पोषक तत्व वो होता है कि यदि कमी हो गई और मृदा से पादप को नहीं मिल रहा, तो जो गतिशील पोषक तत्व होता है वो जो पुरानी पत्तियों में पहले से जमा होता है, एक्यूमुलेट होता है, पहले से ही ले लिया गया होता है पुरानी पत्तियों में, वो फ्लोएम के द्वारा, किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। अब ये फ्लोएम क्या पंगा है अपन समझते हैं। जो सहवन उत्तक होते हैं जिससे पानी या फिर खाद्य पदार्थ पादप में एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं, उसे बोलते हैं सहवन उत्तक। ये जाइलम और फ्लोएम, ये 2 प्रकार के सहवन उत्तक है। जो जाइलम होता है, वो जाइलम क्या करता है? मृदा से जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जड़ों द्वारा जल ग्रहण किया जाता है, उसको पूरे पादप के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है जाइलम द्वारा। यदि अपन फ्लोएम की बात करें, तो जो पत्तियां भोजन का निर्माण करती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, उस भोजन को यदि पादप के एक स्थान से पत्तियों से अन्य भागों तक पहुंचाना होता है तो फ्लोएम पहुंचाता है। अब मान लो यदि पोषक तत्व जड़ों में, जो पोषक तत्व मिट्टी में नहीं है, तो जड़ों द्वारा जो पानी ग्रहण किया जा रहा है उसमें पोषक तत्व की मात्रा नहीं है, तो जाइलम क्या नहीं लेके आ रहा है? पोषक तत्व नहीं लेके आ रहा है। यदि जड़ों में या जड़ क्षेत्र में यहाँ की मृदा में पोषक तत्व होता, तो ये जाइलम के द्वारा पानी में घुल के जाइलम के द्वारा जहां भी आवश्यकता है वो पहुंचा दिया जाता। अब जबकि उसकी कमी है, तब क्या होगा? जो ये पत्ती है, पुरानी पत्ती, ये क्या करेगी? फ्लोएम के द्वारा
जो क्या करती है, भोजन का ट्रांसपोर्ट करती है। भोजन जो भोज्य पदार्थ है, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, उनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने का काम करती है। वो फ्लोएम उस समय क्या करेगी, ऐसी कंडीशन में जब गतिशील पोषक तत्वों की कमी हो गई, तब क्या करेगी, यहाँ जो पड़े पोषक तत्व है वो फ्लोएम के द्वारा जहां पे जरूरत है, और जरूरत कहाँ है, जहाँ नई पत्तियां सिंथेसिस हो रही है, बन रही है, जो न्यू बर्ड्स फॉर्मेशन हो रहा है, न्यू लीव्स फॉर्मेशन हो रहा है, वहां पे वो पोषक तत्व चले जाते हैं। और इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, जो पोषक तत्व पहले पुरानी पत्तियों में बहुत ज्यादा थे, वो नई पत्तियों की जरूरत पड़ने पर वहां चले गए, तो जो कमी के लक्षण है, जो कमी है, वो कहां आ जाएगी, वो पुरानी पत्तियों पे आ जाएगी। कहां आ जाएगी दोस्तों, पुरानी पत्तियों पर आ जाएगी। और इसी वजह से गतिशील पोषक तत्व, याद रखना, और इसी वजह से गतिशील पोषक तत्व जो होते हैं, मोबाइल एलिमेंट, जो मोबाइल न्यूट्रिएंट होते हैं, उनके कमी के लक्षण कहां दिखाई देते हैं, उनके कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। और जो अगतिशील पोषक तत्व है, जो फ्लोएम के द्वारा मूवमेंट नहीं कर सकते, जो सिर्फ जाइलम रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, जाइलम के द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकते हैं, जाइलम के द्वारा ही पानी में घुल के आते हैं और वो कहीं पादप के किसी अन्य भाग में पहुंचते हैं, वैसे जो होते हैं, जो सिर्फ जाइलम के द्वारा गति करते हैं, उनको बोलते हैं अगतिशील पोषक तत्व। अब अपन बात करते हैं निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पादप में अचालक या अगतिशील नहीं है। ये कॉन्सेप्ट हो सकता है आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं, यदि अगतिशील हो तो यहां से जो जमा है पुरानी पत्तियों में, वो जाएगा नहीं, तो कमी कहां हो जाएगी, यहां जब जरूरत है बहुत ज्यादा, इसको जरूरत नहीं है, यहां तो पहले से पड़ा है, अब इसको जरूरत है, और जब ये ग्रो कर रही है और जड़ों द्वारा आ नहीं रहा, तो कमी के लक्षण कहां दिखाई देंगे, नई पत्तियों पे। तो अगतिशील पोषक तत्वों की कमी के लक्षण कहां दिखाई देते हैं, नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। अब जब अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पादप में अचालक अगतिशील नहीं है, तो देखना, इसमें जो कैल्शियम है वो क्या है, अगतिशील है, इमोबाइल है। जो अपना बोरॉन है वो भी अगतिशील है, इमोबाइल है। और दोस्तों ध्यान रखना, कैल्शियम और बोरॉन दोनों ही पोषक तत्वों के जो कमी के लक्षण है, वो कमी के लक्षण आपको कहां दिखाई देंगे, वो शीर्ष भाग में, जो टॉप पॉइंट है प्लांट का, जहां पे न्यू बर्ड्स इमर्ज हो रही है, नई कलिकाएं फूट रही है, नई शीर्ष भाग में जो नई पत्तियां बन रही है, वहां पे दिखाई देंगे। और इसमें पूछा है अचालक या अगतिशील नहीं है, तो कौन सा नहीं है, नाइट्रोजन अचालक या अगतिशील नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, चालक है, गतिशील है। इसलिए नाइट्रोजन के जो कमी के लक्षण है वो आपको पुरानी पत्तियों पे दिखाई देंगे, और जो बोरॉन है, कैल्शियम है, इसके जो कमी के लक्षण है वो एकदम पीक पॉइंट में, जहां अभी नए नए बर्ड्स निकल रहे हैं, वो वहां दिखाई देंगे। ओके दोस्तों, चलो ठीक है, हम नेक्स्ट समझते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी देखो हमने डिस्कस किया ही है कि कैल्शियम और बोरॉन की कमी के लक्षण, कैल्शियम और बोरॉन, क्या क्या, कैल्शियम और बोरॉन की कमी के लक्षण पादप के किस भाग पर दिखाई देते हैं, कौन से भाग पे दिखाई देते हैं। पहला ऑप्शन है मध्य भाग, मिडिल पार्ट होता है जो प्लांट का, वहां पे, शीर्ष भाग एवं नई कलिकाओं पर, टॉप पोर्शन पे, दूसरा है नई पत्तियों पर, और तीसरा है निचली पत्तियों पर। निचली पत्तियां मतलब पुरानी पत्तियां। तो ध्यान रखना, कैल्शियम और बोरॉन हाईली इमोबाइल होते हैं, बिल्कुल भी चालक नहीं होते, बहुत ज्यादा अगतिशील होते हैं, और इनके जो कमी के लक्षण है वो टॉप पोर्शन पे या फिर नई बर्ड्स में दिखाई देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है शीर्ष भाग या नई कलिकाओं पर, बी ऑप्शन राइट। यदि अपन बात करें इसमें से कौन से पोषक तत्व के जो कमी के लक्षण है वो मध्य भाग पे दिखाई देंगे, तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, जिंक। यदि आप बात करें नई पत्तियों पर कौन से पोषक तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई देंगे, तो ध्यान रखना, नई पत्तियों पर सल्फर, आयरन, मैग्नीज और कॉपर, इन चारों के क्या है पोषक तत्व, या इन चार पोषक तत्वों के जो कमी के लक्षण है वो कहां दिखाई देंगे, वो नई पत्तियों पर दिखाई देंगे। और यदि बात करें निचली या पुरानी पत्तियों पर, जो मुख्य पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और मैग्नीशियम, इन चारों के पोषक तत्वों के जो कमी के लक्षण है वो दोस्तों कहाँ दिखाई देंगे, वो निचली पत्तियों या पुरानी पत्तियों पर दिखाई देंगे। और इस बात से आप समझ गए होंगे कौन सा गतिशील है, कौन सा अगतिशील है, कौन सा निम्न गतिशील है, कौन सा मध्यम गतिशील है। नेक्स्ट अपन देखते हैं पादप पोषक तत्वों में कौन सा पोषक तत्व लाभदायक तत्वों की श्रेणी में आता है।
ये जो नीचे दे रखे हैं सारे के सारे पादप पोषक तत्व है, और इन पोषक तत्वों में कौन सा लाभदायक तत्व की श्रेणी में आता है? लाभदायक बोले तो बेनिफिशियल। कुछ पादप के लिए कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा लाभदायक होते हैं, और वो एज अनिवार्य पोषक तत्व, अनिवार्य जो होते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, ऐसे काम करते हैं। तो वो कौन सा है? यदि अपन बात करें सल्फर की और आयरन की, तो ये दोनों कौन से हैं? ये आवश्यक पोषक तत्व है। क्या है? आवश्यक पोषक तत्व। तो ये क्या है? एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। क्या है? एसेंशियल न्यूट्रिएंट। यदि अपन बात करें कोबाल्ट, तो कोबाल्ट एक क्या है? एक बेनिफिशियल या फिर लाभदायक पोषक तत्व है। क्या है? बेनिफिशियल या लाभदायक पोषक तत्व। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? ए ऑप्शन, कोबाल्ट। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन। जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है कि मॉलिब्डेनम, कौन सा दोस्तों? मॉलिब्डेनम को पादप किस रूप में ग्रहण करते हैं? जो पादप है, जो अपना पौधा है, वो मॉलिब्डेनम को किस रूप में ग्रहण करेगा? जो अपना मॉलिब्डेनम है, और मॉलिब्डेनम क्या है? अति सूक्ष्म पोषक तत्व, अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट है। क्यों है? क्योंकि इसकी आवश्यकता पादप को बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में होती है। अपन देखते हैं जो मॉलिब्डेनम है, ये मॉलिब्डेनम जो पादप ग्रहण करता है, या पादप के लिए जो उपलब्ध रूप है, या पादप के लिए जो ग्रहण करने वाला रूप है, जो अवेलेबल फॉर्म है इसकी, वो कौन सी है दोस्तों? तो पहला ऑप्शन है HMO फॉर 2-, दूसरा है MO2-, तीसरा है MO मॉलिब्डेनम का ऑक्साइड, और ऊपर कितना है? 2-, और जो अपना लास्ट ऑप्शन है MO2+। तो ध्यान रखना, जो पादप होता है, जो प्लांट होता है, वो मॉलिब्डेनम को किस रूप में ग्रहण करता है? किस रूप में ग्रहण करता है दोस्तों? वो करता है मॉलिब्डेनम के ऑक्साइड के रूप में, और ऊपर 2-। ओके दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, बिल्कुल ये लास्ट तक वीडियो देखना। इस पूरे के पूरे वीडियो में जो भी क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो भले जेट की तैयारी कर रहा है कोई बच्चा, आईसीआर की या बीएचयू की, यदि ये वीडियो कोई ऐसा इंसान देख रहा है जो बीएससी कर चुका है, जो एमएससी कर रहा है, वो अपने छोटे भाई बहन जो भी एग्रीकल्चर में है, भले वो 11th-12th में है, जेट आईसीआर बीएचयू की तैयारी कर रहा है, या फिर वो खुद भी जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो नेक्स्ट भर्ती आएगी, जो नेक्स्ट इसकी वैकेंसी आएगी, उसकी तैयारी करना चाहता है, तो वीडियो अपना समय निकाल कर, यदि इसमें आपको बहुत कुछ चीजें समझ में आ रखी है, तो आप इस वीडियो का स्पीड ज्यादा कर लीजिए, स्पीड 1.5 या 2 करके देख लीजिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज करते हैं, और हो सकता है आपको आते हैं लेकिन आप एग्जाम में गलत कर देते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं कि अम्लीय मृदाओं में किस सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होगी। भाई अपनी जो सोइल है, यदि वो अम्लीय नेचर की हो गई है, अम्लीय कंडीशन में आ गई है, यदि वो सोइल है वो कैसी हो गई है? अम्लीय हो गई है, और ऐसी कंडीशन में अम्लीय मृदाओं में किस पोषक तत्व की कमी हो जाएगी? किस पोषक तत्व की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो अपने ऑप्शन क्या दे रखे हैं? पहला ऑप्शन है आयरन, कि किस पोषक तत्व की अम्लीय मृदाओं में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। पहला ऑप्शन क्या है? आयरन। दूसरा क्या है? मैग्नीज। अपना जो सी ऑप्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है? मॉलिब्डेनम। और जो डी ऑप्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है? सभी दे रखा है। तो देखिए, जो अम्लीय मृदाएं होती है, अम्लीय मृदाओं में कुछ सूक्ष्म जो तत्व होते हैं, कुछ जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, उनकी क्या होती है? जो माइक्रो मैक्रोन्यूट्रिएंट, उनकी उपलब्धता बढ़ जाती है और कुछ की घट जाती है। तो ध्यान रखिए, एकमात्र ऐसा सूक्ष्म तत्व है जिसकी उपलब्धता अम्लीय मृदाओं में मैक्सिमम टाइम क्या हो जाती है? कम हो जाती है। वो कौन सा है? वो है मॉलिब्डेनम। कौन सा है दोस्तों? मॉलिब्डेनम। उसके अलावा क्लोरीन की भी कम हो जाती है, लेकिन ये पूछा नहीं जाता। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से पोषक तत्व की अम्लीय मृदाओं में कमी हो जाती है, तो कौन सा पोषक तत्व है? मॉलिब्डेनम। लेकिन इसके अगेंस्ट, इसके विपरीत आयरन और मैग्नीशियम, यदि अम्लीय मृदाओं का निर्माण हो रहा है तो आयरन और मैग्नीशियम की क्या हो जाती है दोस्तों? इनकी उपलब्धता बढ़ जाती है। इनकी उपलब्धता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अवेलेबल फॉर्म में ज्यादा आ जाते हैं। पादप को अम्लीय अवस्था में आयरन और मैग्नीज ज्यादा प्राप्त होता है, और मॉलिब्डेनम की उपलब्धता क्या हो जाती है दोस्तों? कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अति सूक्ष्म पोषक तत्व किसे कहा गया है? अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट, अति सूक्ष्म पोषक तत्व किसे कहा गया है? तो जो अपना पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है क्लोरीन। जो अपना दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? मैग्नीज। तीसरा निकल। और जो लास्ट ऑप्शन है, वो लास्ट ऑप्शन अपना कौन सा है? मॉलिब्डेनम। तो
ध्यान देना दोस्तों, जो अपना अति सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसे बोलते हैं अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट। और अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा है दोस्तों? अति सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है जिसकी पादप को बहुत ज्यादा कम मात्रा में आवश्यकता होती है? तो देखिए, जो अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है वो कौन सा है दोस्तों? वो है मॉलिब्डेनम। कौन सा है दोस्तों? जो मॉलिब्डेनम है उसको क्या बोलते हैं? अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट, अति सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है दोस्तों, इसकी जो एक स्वस्थ पादप में मात्रा होती है वो 0.1 ppm तक होती है। और इसकी तुलना में यदि क्लोरीन की बात करें तो एक स्वस्थ पादप में 100 ppm तक क्या हो सकता है? क्लोरीन हो सकता है। तो इसकी तुलना में बहुत ज्यादा कम मात्रा में चाहिए। तो ये सूक्ष्म पोषक तत्व तो है क्लोरीन, मैग्नीज और निकल, लेकिन इनकी तुलना में और भी बहुत कम मात्रा में चाहिए मॉलिब्डेनम, इसलिए इसको क्या बोला गया है? अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट, अति सूक्ष्म पोषक तत्व बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने की फसल के लिए लाभदायक पोषक तत्व कौन सा है? अब देखो, मैंने क्या बोला था अभी लाभदायक पोषक तत्व में, कि कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो कुछ फसलों के लिए, कुछ पादप के लिए लाभदायक होते हैं और अनिवार्य तत्वों की तरह काम करते हैं। यदि उनकी कमी होगी तो उनकी कमी के अगेंस्ट में कुछ लक्षण या फिर विकार उत्पन्न हो जाएंगे। यदि अपन गन्ने की फसल की बात करें तो गन्ने की फसल के लिए लाभदायक पोषक तत्व कौन सा है? पहला ऑप्शन है आयोडीन, दूसरा है शर्करा। अब यहाँ पे शर्करा कोई तत्व नहीं है, ये क्या है? खुद मॉलिक्यूल है, तो ये नहीं ऑप्शन में, ये राइट नहीं है। आयोडीन भी राइट नहीं है, कोबाल्ट भी इसका राइट आंसर नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? सिलिकॉन। सिलिकॉन जो होता है वो लाभदायक पोषक तत्व है कौन सी फसल के लिए? गन्ने की फसल के लिए। ध्यान रखना दोस्तों, जो गन्ने की फसल होती है, जो गन्ना होता है, उस गन्ने में जो सिलिकॉन होता है, वो सिलिकॉन क्या करता है? वो सिलिकॉन जो पत्तियों में, जो गन्ने की फसल की पत्तियों में सिलिकॉन जो होता है वो अल्ट्रावायलेट जो पराबैंगनी किरणें हैं उसको फिल्टर आउट करता है। जो पराबैंगनी किरणें हैं उसमें जो सिलिकॉन, पराबैंगनी किरणें हैं वो लीव्स से, जब लीव्स के ऊपर गिरती है तब सिलिकॉन उसको क्या करता है? फिल्टर आउट करता है। और उसका जो अल्ट्रावायलेट वायलेट जो रेज है, जो पराबैंगनी किरणें हैं, इन पराबैंगनी किरणों का जो हानिकारक प्रभाव है वो पादप पर नहीं पड़ने देता। कौन? सिलिकॉन। अब यदि सिलिकॉन की कमी हो गई, गन्ने की फसल में सिलिकॉन की कमी हो गई तो एक रोग हो जाता है। उस रोग का क्या नाम है दोस्तों? फ्रैकलिंग। क्या है? फ्रैकलिंग विकार उत्पन्न हो जाता है। याद रखना, गन्ने में सिलिकॉन की कमी से एक विकार उत्पन्न हो जाता है, क्या नाम है उसका? फ्रैकलिंग। और कौन सा पोषक तत्व गन्ने के लिए लाभदायक है? तो इन चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा जो लाभदायक है वो कौन सा है? सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपना जो 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है, वो क्या है? वो क्वेश्चन है कि धान की फसल के लिए नाइट्रोजन का उपलब्ध रूप कौन सा है? धान की फसल के लिए धान की फसल के लिए धान की फसल जो होती है, पैडी क्रॉप जो है, उसके लिए नाइट्रोजन का जो है उपलब्ध रूप या आवश्यक रूप, जो अवेलेबल फॉर्म है नाइट्रोजन की, वो कौन सी है? तो देखते हैं, जो नाइट्रोजन की अवेलेबल फॉर्म है किसके लिए? पैडी क्रॉप के लिए, धान की फसल के लिए। तो याद याद रखना दोस्तों, NO3 माइनस, NH4 प्लस, NO2 माइनस या सभी। यहाँ ये ध्यान रखना, जो धान की फसल होती है मोस्टली ज्यादातर NH4 प्लस को प्रिफर करती है नाइट्रोजन के रूप में। नाइट्रोजन यदि लेना है उसको तो किस रूप में लेगी? अमोनियम रूप में लेगी। तो और इसका जो आंसर है वो क्या है दोस्तों? बी ऑप्शन है। और अन्य सभी फसलों के लिए जो मुख्य रूप है नाइट्रोजन का वो कौन सा है दोस्तों? नाइट्रेट। कौन सा है दोस्तों? नाइट्रेट, NO3 माइनस। अब धान की बात कर रहे हैं तो धान मुख्यतः पडल्ड करके ऐसी सबमर्ज कंडीशन में उगाया जाता है। कैसे? जलमग्न करके, जो जल भर के, जल भराव की कंडीशन में उगाया जाता है। और यदि मान लो धान की फसल लगा रखी है, धान की फसल लगा रखी है और जल भर रखा है, तो जल भराव की स्थिति में मृदा में दो प्रकार के क्या बन जाते हैं? दो प्रकार के संस्तर बन जाते हैं। एक जो संस्तर होता है वो ऑक्सीकृत होता है। कौन सा होता है? ऑक्सीकृत होता है। मिट्टी की सतह से कुछ नीचे तक जो होता है, जहां इजीली ऑक्सीजन
क्या कर लेती है, मूवमेंट कर लेती है, ऑक्सीजन का संचरण हो जाता है और एक अपचित क्षेत्र बन जाता है। कौन सा बन जाता है, अपचयित। तो इसमें दो टाइप के लेयर्स बन जाती है, एक तो ऑक्सीडेशन वाली ऑक्सीडेटिव जो लेयर बन जाती है, एक रिडक्टिव लेयर बन जाती है। यदि अपन को धान की फसल में कोई फर्टिलाइजर देना है और वो फर्टिलाइजर अमोनियम फर्टिलाइजर है, कौन सा फर्टिलाइजर है, अमोनियम फर्टिलाइजर है, तो हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए। और यदि अपन को नाइट्रेट फर्टिलाइजर देना है, तो जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर है वो हमेशा कौन से जोन में देना चाहिए, हमको ऑक्सीकृत जोन में देना चाहिए। और जो अमोनियम फर्टिलाइजर है वो हमेशा अपन को किस में, अपचित जोन में देना चाहिए, जिससे अपना जो नाइट्रोजन का लॉस है वो क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पादप में नाइट्रोजन किस रूप में पादप है जो नॉर्मली अपन यहाँ पे किसी विशेष पादप की नाम नहीं लिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में था धान, तो धान में NH4+ प्रेफर करते हैं। अब यदि पूछ रहा है नॉर्मली पादप, नॉर्मली जो प्लांट है वो कौन से रूप में लेता है, वो कौन से फॉर्म में लेता है, तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, NO3-, दूसरा है NH4+, तीसरा है NO2-। NO3- को कहते हैं नाइट्रेट। क्या बोलते हैं दोस्तों, नाइट्रेट। इसको बोलते हैं दोस्तों अमोनियम। ये दोनों क्या है दोस्तों, आयन है, क्योंकि इनके ऊपर, जिसके ऊपर भी प्लस या माइनस सिंबल लगा होता है, मतलब या तो इलेक्ट्रॉन ले रखा है या इलेक्ट्रॉन दे रखा है। इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण कर रखा है या इलेक्ट्रॉन त्याग रखा है। जब कोई तत्व या जब कोई यौगिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कंडीशन में उसके ऊपर क्या चार्ज डेवलप होता है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, उनके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। और यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, इलेक्ट्रॉन गिफ्ट कर देता है, और ऐसी कंडीशन में जब उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, और ऐसी अवस्था में उनके ऊपर क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें जो भी इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागता है, उनके ऊपर क्या आ जाता है, प्लस का निशान आ जाता है। और जो भी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, उनके ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव सिंबल आ जाता है। इससे आपको बिल्कुल पता चल गया होगा, NO3- ने इलेक्ट्रॉन त्याग रखा है, NH4+ ने इलेक्ट्रॉन ले रखा है, ले रखा है, सॉरी, NO3- ने इलेक्ट्रॉन ले रखा है और NH4+ ने त्याग रखा है। तीसरे नंबर पे NO2-, इसको बोलते हैं नाइट्राइट। क्या बोलते हैं दोस्तों, नाइट्राइट। और ये नाइट्राइट जो होता है दोस्तों, ये पादप के लिए क्या होता है, ये पादप के लिए टॉक्सिक होता है। पादप के लिए क्या होता है, टॉक्सिक। यदि इसकी कंसंट्रेशन रूट राइजोस्फीयर में, जहां पे जड़ है और जड़ के प्रभाव वाले क्षेत्र में बढ़ जाती है, तो जड़ों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। और जो लास्ट ऑप्शन है वो है NO3- और NH4+। तो जैसा कि अपन ने पहले ही पढ़ रखा है, पहले क्वेश्चन डिस्कस कर रखा है कि नाइट्रोजन एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जो धनायन और ऋणायन दोनों रूप में होता है। धनायन के रूप में तो अमोनियम आयन और ऋणायन के रूप में नाइट्रेट आयन। तो इसका आंसर क्या है, डी ऑप्शन, नाइट्रेट और अमोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन तथा अमीनो जो अम्ल है के निर्माण में कौन सा पोषक तत्व सहायक है। प्रोटीन और अमीनो अम्ल के निर्माण में कौन सा पोषक तत्व सहायक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना, यहाँ पहला ऑप्शन है फॉस्फोरस, दूसरा है पोटेशियम, तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा ऑप्शन है सल्फर। ध्यान रखना, बहुत सारे ऐसे अमीनो अम्ल है जिसमें सल्फर आवश्यक है, लेकिन सभी अमीनो अम्ल में सल्फर आवश्यक नहीं है। इसका आंसर सल्फर भी हो सकता था यदि पूछते कि कुछ विशेष अमीनो अम्ल के निर्माण के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है। तो कुछ विशेष अमीनो अम्ल की बात करें तो उसमें कौन कौन से आते हैं, सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथ्योनिन। और इन तीनों के निर्माण में, इन तीनों की संरचना में जो मुख्य भूमिका अदा करता है, वो मुख्य भूमिका निभाता है, वो कौन निभाता है, सल्फर निभाता है। नाइट्रोजन भी होता है लेकिन उसके साथ में एडिशनली क्या होता है, सल्फर होता है। लेकिन अपन यदि बात करें सभी प्रकार के अमीनो अम्ल में और अमीनो अम्ल से बनने वाले प्रोटीन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों, इसका आंसर जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सभी प्रकार के अमीनो अम्ल है, जितने भी अमीनो अम्ल है और जो अमीनो ग्रुप है उनमें क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन की कमी के लक्षण कौन सी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो जो अपन पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी जरूरत है। यदि आपने पीछे शुरू से वीडियो देखते आ रहे हैं और अपन ने अभी हाल ही में देखा है कि कैसे कोई गतिशील होता है, अगतिशील होता है, और कैसे गतिशील होने पर उसके
कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं, अगतिशील के कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं। यदि आपको पता है कि नाइट्रोजन गतिशील है या अगतिशील है पादप में, तो आप बिल्कुल बिना कंफ्यूज होकर जो राइट आंसर है वो आप अभी दे देंगे। यहां पे है कि नाइट्रोजन की कमी के लक्षण कहां दिखाई देते हैं। सिंपल सा इसका आंसर यदि ढूंढना है तो आप पता लगेगा कि नाइट्रोजन गतिशील है या अगतिशील है। तो आपको पता चलेगा जब पोषक तत्वों की, आवश्यक पोषक तत्वों की अपन वर्गीकरण करते हैं चालकता के आधार पर, तो नाइट्रोजन को जिस कैटेगरी में रखते हैं उस कैटेगरी का नाम क्या है, मोबाइल न्यूट्रिएंट, गतिशील पोषक तत्व। क्या है दोस्तों, गतिशील पोषक तत्व। और जो गतिशील पोषक तत्व होते हैं, जो मोबाइल न्यूट्रिएंट होते हैं, और मोबाइल किसमें, प्लांट में, तो ऐसे जो प्लांट में मोबाइल होते हैं उनके कमी के लक्षण पुरानी या निचली पत्तियों पर दिखाई देते हैं। तो पहला ऑप्शन है नई पत्तियों पर, बिल्कुल रॉन्ग है। सी ऑप्शन है ऊपरी पत्तियों पर, ऊपरी और नई पत्तियां एक ही होती है, कोई नहीं। यहाँ पे है पुरानी पत्तियों पर, पुरानी की जगह यदि आती निचले भाग में पादप के तो बिल्कुल इसका आंसर सही होता, पुरानी पत्तियां भी सही है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 18 नंबर क्वेश्चन, जो 18वां क्वेश्चन है। और 18वें क्वेश्चन में पूछा गया है फूल गोभी, कॉलीफ्लावर में एक विकार हो जाता है बटनिंग। कौन सा होता है, बटनिंग। बटनिंग का मतलब होता है, बटनिंग का मतलब होता है जो उसके फूल है, फूल गोभी के जो उसका हेड है वो कैसा हो जाता है, बटन के आकार का हो जाता है। बटन, जो जैकेट के बटन होते हैं बड़े, उस बड़े बटन के आकार के हो जाते हैं। और फूल छितराए हुए से बिल्कुल एक गुच्छा नहीं बनता, और छितराए हुए से फूल बनते हैं, 3-4 फूल बन जाते हैं एक ही फूल गोभी में, और इस विकार को बटनिंग बोलते हैं। और ये बटनिंग की समस्या जो आती है फूल गोभी में, वो किस पोषक तत्वों की कमी से आती है। तो पहला जो ऑप्शन है अपना कौन सा है, फॉस्फोरस। दूसरा अपना है नाइट्रोजन, तीसरा सल्फर, और चौथा ऑप्शन जो है क्या है, बोरॉन। तो ध्यान रखना फूल गोभी में जो बटनिंग होती है वो किसकी वजह से होती है, नाइट्रोजन की कमी की वजह से होती है। दोस्तों ऐसा भी देखा गया है कि फूल गोभी में जो बटनिंग है बहुत बार नाइट्रोजन की आपूर्ति करने के बाद भी, या ऐसी मृदाओं में भी दिखाई देती है जहां नाइट्रोजन की कमी सामान्य तौर पर नहीं होती। और ऐसी कंडीशन में ऐसा माना जाता है कि जो बटनिंग है फूल गोभी, वो दो अन्य कारणों की वजह से भी दिखाई देता है। एक है यदि जल भराव की कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है दोस्तों, जल भराव की कंडीशन है, वाटर लॉक्ड कंडीशन है, तो भी फूल गोभी में बटनिंग की समस्या दिखाई देती है। एक और कारण है दोस्तों, यदि मान लो कोई अपनी नर्सरी तैयार कर रहा है आज, और उचित समय जब नर्सरी को ट्रांसफर या नर्सरी को अपन ट्रांसप्लांट करना होता है, जो मेन फील्ड है उसमें, उसके कुछ दिनों बाद वो लेट कर देता है, और बहुत दिनों बाद पुरानी नर्सरी से जो पौध तैयार हुई उसको ट्रांसप्लांट करता है, तो भी बटनिंग की समस्या दिखाई देती है। तो ये मेन 3 मुख्य कारण है, नाइट्रोजन की कमी, उसके अलावा जल भराव, यदि फूल गोभी की फसल में जल भराव हो गया है तो, और ये नर्सरी जो है वो लेट अपन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो अभी बटनिंग की समस्या दिखाई देती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फसलों में जो भुखमरी आती है, खाद्यान्न फसलों या अनाज वाली फसलों में जो भुखमरी आती है वो किस पोषक तत्वों की कमी से आती है। कौन सा ऐसा पोषक तत्व है, कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जिसकी यदि कमी हो जाए, यदि उसकी मात्रा कम हो जाए पादप में, तो भुखमरी की समस्या आ जाती है। कौन सी फसलों में, अनाज वाली या खाद्यान्न फसलों में। पहला ऑप्शन है दोस्तों फॉस्फोरस, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा सल्फर, और जो चौथा ऑप्शन है वो मॉलिब्डेनम है। और इसका जो आंसर है दोस्तों वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की यदि कमी हो गई दोस्तों पादप में, अनाज वाली फसलों में, तो एक विकार उत्पन्न हो जाता है जिसके क्या बोलते हैं दोस्तों, भुखमरी या फिर स्टारवेशन बोलते हैं जिसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि आलू में हॉलो हर्ट विकार किस पोषक तत्व की अधिकता से होता है। जो हॉलो हर्ट होता है किसमें, आलू में। आलू में जो हॉलो हर्ट होता है ये कौन सा ऐसा पोषक तत्व है उसकी अधिकता होने के कारण होता है। तो ध्यान रखना, यदि अपन ने नाइट्रोजन की सप्लाई आलू में ज्यादा दे दी, नाइट्रोजन उर्वरक ज्यादा दे दिया, तो आलू में एक विकार उत्पन्न हो जाता है। और वो विकार कौन सा है दोस्तों, वो विकार है हॉलो हर्ट। एक आपने नाम सुना होगा आलू के ही एक और विकार है ब्लैक हर्ट। ब्लैक हर्ट किस अवस्था में होता है, आज हमने आलू तोड़ा और आलू को भंडारण के लिए ले गए, और ऐसे जगह पे भंडारण किया जहां पे ऑक्सीजन की उपलब्धता, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम है। यदि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम वाले जगहों पे आलू के भंडारण करने पर आलू का मध्य भित्ति जो होती है, आलू का मध्य पोर्शन, जो बीच का पोर्शन होता है, वो काला पड़ जाता है, और ये विकार होता है ब्लैक हर्ट। लेकिन ये अपन बात करें
आलू के हॉलो हार्ट की, तो जो आलू का हॉलो हार्ट होता है ये नाइट्रोजन की अधिकता से होता है। और आलू का जो ब्लैक हार्ट होता है, आलू का जो ब्लैक हार्ट होता है वो किसकी वजह से होता है दोस्तों? वो किसकी वजह से होता है? वो होता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। ऑक्सीजन की कमी खड़ी फसल में नहीं, ऑक्सीजन की कमी भंडारण में। कहां पे दोस्तों? भंडारण में। एक, यदि आलू है और अपना आलू ग्रो कर रहा है, यदि उस आलू के कंद से, यदि आलू का जो आलू लगा हुआ है उससे ऊपर से मिट्टी हट जाए और वो सूर्य के प्रकाश के, सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, तो एक हानिकारक, एक टॉक्सिक सब्सटेंस उसके अंदर बनता है। और उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है सोलेनिन। क्या है? सोलेनिन। और ये सोलेनिन क्या है? एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, एक टॉक्सिक पदार्थ है। किसके अंदर? आलू के अंदर। एक ध्यान रखना दोस्तों, नाइट्रोजन की अधिकता से, नाइट्रोजन की अधिकता से पादप, जो अपना फूल गोभी है, फूल गोभी में एक और विकार होता है जिसे बोलते हैं हॉलो स्टेम। क्या बोलते हैं दोस्तों? हॉलो स्टेम। ये हॉलो स्टेम नाइट्रोजन की अधिकता के साथ साथ बोरॉन की कमी से भी होता है। किसकी वजह से होता है? बोरॉन की कमी से भी होता है। तो देखो, एक इस क्वेश्चन 20 नंबर से अपन 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। और यही पूरा वीडियो देखेंगे तो ये सिर्फ 40-50 क्वेश्चन नहीं है, ये कम से कम 500 क्वेश्चन अपन इस पूरे के पूरे वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया कौन कौन से हैं? ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको बनाना है कि नाइट्रिफिकेशन। अब सबसे पहले बैक्टीरिया जानने से पहले अपन को पता होना चाहिए भाई नाइट्रिफिकेशन क्या है। व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन? ये जो नाइट्रिफिकेशन है, ये जो नाइट्रीकरण की प्रक्रिया है, नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया है, वो नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया है क्या असल में? नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया क्या होती है? जब कार्बनिक पदार्थों का डिकम्पोजिशन होता है तो जिसमें वो अमोनियम बनता है NH4+, या फिर अपन ने कोई भी उर्वरक डाला, अमोनियम रूप में डाला, तो उसमें क्या होता है? जैसे ही अमोनियम मिलता है तो उसमें स्टेप बाय स्टेप, दो स्टेज में, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकेंड में, दो स्टेज में एक अभिक्रिया होती है। पहले क्या करता है? NH4+ का ऑक्सीकरण के द्वारा नाइट्राइट बनता है। क्या बनता है दोस्तों? नाइट्राइट बनता है। और इसी नाइट्रेट का वापस ऑक्सीकरण होके क्या बनता है दोस्तों? नाइट्रेट बनता है। क्या बनता है? नाइट्रेट। और ये स्टेज फर्स्ट है, ये स्टेज सेकेंड है। स्टेज फर्स्ट में जो बैक्टीरिया काम आता है, जो बैक्टीरिया इस स्टेज फर्स्ट को करता है, उसका नाम है नाइट्रोसोमोनास। क्या है दोस्तों? नाइट्रोसोमोनास। और जो स्टेज सेकेंड को करता है वो करता है नाइट्रोबैक्टर। जो दूसरे चरण को, इसके इस अभिक्रिया के दूसरे चरण को पूर्ण करता है, वो दूसरे चरण को पूर्ण करने वाला जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है दोस्तों? वो है नाइट्रोबैक्टर। और यदि इसके प्रथम चरण की बात करें तो प्रथम चरण को कौन पूरा करता है? नाइट्रोसोमोनास। कौन करता है? नाइट्रोसोमोनास। तो अपन देखते हैं इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को कि नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया कौन कौन से हैं। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, वो दोनों, या स्यूडोमोनास। तो ध्यान रखना, जो नाइट्रोसोमोनास होता है, जो नाइट्रोबैक्टर होता है, ये दोनों ही नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रीकरण के लिए उत्तरदायी है। दोनों अलग अलग स्टेज को पूरा करते हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा सी ऑप्शन, दोनों होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया है, जो नाइट्रीकरण की प्रक्रिया है, जिसमें नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया भाग लेते हैं और क्या करते हैं? अमोनियम आयन को नाइट्रेट आयन में बदलते हैं। और वो अपन को बतानी है कि कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण या अपचयन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अपन देखते हैं भाई क्या करता है नाइट्रिफिकेशन में, क्या होता है? NH4+ किस में चेंज होता है? NO3- में। और जब आप ऑक्सीकरण और अपचयन की बात करेंगे, यहां बहुत ज्यादा केमिस्ट्री की बात नहीं है, बहुत सिंपल 10th लेवल की, जो 10वीं लेवल की केमिस्ट्री है वहां की बात हो रही है। यहां अपन यदि बात करेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन की, तो तो जो ऑक्सीकरण होता है उसकी यदि मैं सिंपल सी परिभाषा बताऊं, एक बहुत ही सरल परिभाषा बताऊं, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। किसी भी तत्व के साथ, किसी भी यौगिक के साथ यदि ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उसका मतलब कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। और यदि किसी तत्व के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ रही है, हाइड्रोजन के जो आयन से, जो हाइड्रोजन के जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बढ़ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? अपचयन बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या है? ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ना। और अपचयन का मतलब क्या है? हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ना। अब इस प्रक्रिया, इस अभिक्रिया में देखिए, यहां से इस तरफ, जहां से तीर, जिस और तीर होता है वहां क्या होती है? रिजल्ट बनता है। और ये क्या है? ये इसके
रिएक्टेंट है, अभिकर्मक है, जो अभिकर्मक से ये उत्पाद बन रहा है। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स खड़े हैं, और यहाँ पे देखिए यहाँ 4 मॉलिक्यूल हटके नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन। तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है और हाइड्रोजन घट रहा है, इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है, ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा होगा, ऑक्सीकरण। यदि मैं यही वापस रिवर्स स्पेस में देता, ऐसे देता कि नाइट्रेट से यदि अमोनियम बन रहा है तो कौन सी अभिक्रिया है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन की कमी होकर क्या बढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन। तो यह अभिक्रिया कौन सी हो जाती, अपचयन अभिक्रिया हो जाती। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है क्या है, ऑक्सीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना जो 23rd नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, अमीनो अम्ल से अमोनियम का बनना क्या कहलाता है। अमीनो अम्ल से अमोनियम का बनना बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। यदि यहां सिंपल सा होता कि अमीनो अम्ल की जगह बोल देता, देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, सबसे पहले इस पूरे प्रोसेस को समझना है। तो अपन शुरू करते हैं, ये प्रोसेस शुरू कहाँ से होती है। जो ये ऑर्गेनिक मैटर होता है, वो ऑर्गेनिक मैटर सबसे पहले टूट के क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, क्योंकि मुख्यतः ऑर्गेनिक मैटर में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट होता है। जब ये प्रोटीन का वापस टूटेगा तो क्या बनेगा, अमीनो अम्ल बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, अमीनो अम्ल बनेगा। और जब ये अमीनो अम्ल का वापस विघटन होगा जीवाणुओं द्वारा, तब क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, अमोनिया। या फिर दोस्तों इसमें बनता है अमोनियम आयन। इस अमोनियम आयन से दोस्तों वापस जब नाइट्रेट बनता है उसको बोलते हैं नाइट्रीकरण, और इसमें 2 बैक्टीरिया यूज होते हैं। तो जो ऑर्गेनिक मैटर से प्रोटीन बन रहा है और प्रोटीन से जो अमीनो अम्ल बनता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं अमीनीकरण। क्या बोलते हैं दोस्तों, अमीनीकरण या एमिनाइजेशन। जो अमीनो अम्ल से अमोनिया बनता है इसको बोलते हैं दोस्तों अमोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, अमोनिफिकेशन। जो अमोनिया से नाइट्रेट बनता है इसको बोलते हैं नाइट्रीकरण या नाइट्रिफिकेशन। अब सिंपल सा क्वेश्चन वापस पढ़िए, अमीनो अम्ल से क्या बना रहा है, अमोनियम बना रहा है। ये अपना अमीनो अम्ल, ये अपना अमोनिया। अमीनो अम्ल से अमोनिया बनना क्या कहलाता है दोस्तों, अमीनो अम्ल से अमोनिया बनना अमोनिफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, अमोनिफिकेशन। पहला ऑप्शन नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, एमिनाइजेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, और इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन अमोनिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन होता है अमोनियम से नाइट्रेट बनना। एमिनाइजेशन क्या होता है, एमिनाइजेशन होता है प्रोटीन से क्या बनना, अमीनो अम्ल बनना। और डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन क्या है, जो ये नाइट्रेट बना और नाइट्रेट बना, और यदि अपनी ऐसी सोइल जहां पे नाइट्रेट बहुत ज्यादा है और वो जलमग्न हो जाती है। जलमग्न का मतलब क्या होता है कि उसमें पानी भर जाता है, और इस अवस्था में जब कोई मृदा में पानी भर जाता है, पानी भरने पे जो वायवीय जीव है उनकी क्या होने लगती है, मौत होने लगती है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिलेगा नहीं। जलमग्न अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा क्या हो जाती है, घट जाती है। और जो अवायवीय जीव है वो तो सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन जो वायवीय जीव है वो सर्वाइव नहीं कर पाते। और ऐसी अवस्था में जो जीव ऐसे होते हैं जो इन दोनों के बीच में, वायु और अवायवीय के बीच वाले होते हैं। यदि वायु मिल रही है तो वायवीय है, नहीं मिल रही है तो अवायवीय है। ऐसे फैकल्टेटिव जो वायवीय जीव होते हैं उन वो क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन रिच होते हैं, जो ऑक्सीजन वाले जो कंपाउंड होते हैं जैसे नाइट्रेट, इनको क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। और इस अवस्था में इनको ग्रहण करने पर ऑक्सीजन तो वो यूज ले लेते हैं और नाइट्रोजन को N2 को छोड़ देते हैं, और ये N2 कहां चली जाती है, वातावरण में चली जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं दोस्तों, डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। और इससे क्या होता है, नाइट्रोजन का ह्रास होता है, नाइट्रोजन का लॉस होता है। कहां से, मिट्टी से। तो ये क्या है, विनाशकारी प्रक्रिया है, ये बहुत अच्छी प्रक्रिया नहीं है। तो अब देखो इस एक ही पर्सन से आपके कितने 5 से 6 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो ये 45 या 40 क्वेश्चन नहीं है, ये कम से कम 250 से 300 क्वेश्चन है, जो यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपके कम से कम 250 से 300 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जेट ICAR BHU के लिए, वो सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे विद कॉन्सेप्ट। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि खाद्यान्न फसलों में वी आकार की, कौन से आकार की दोस्तों, वी आकार की,
वी आकार का जो पीलापन है, वी आकार का जो क्लोरोसिस है, वो कौन से तत्व की कमी से होता है? खाद्यान्न फसलों में वी आकार का जो पीलापन है कौन से तत्व की कमी से होता है? पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा फॉस्फोरस, तीसरा पोटेशियम और चौथा ऑप्शन जो है मैग्नीशियम। और जो इसका आंसर है दोस्तों वो क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी से पौधे पीले पड़ते हैं और उनकी जो पीले पड़ने का है वो कैसा पीला पड़ता है? उसके किनारे से पीला पड़ना लगेगा और वी आकार का पीलापन आएगा। पहले किनारे पीले पड़ेंगे, फिर वो मिडरब की तरफ बढ़ेंगे। उसको क्या बोलते हैं? वी आकार का पीलापन। ऐसी पत्ती होती है तो इस पत्ती के जो किनारे हैं वो किनारे पहले पीले पड़ेंगे और फिर ये आगे मिडरब की जाए तरफ पीले पड़ते जाएंगे। तो ये जो वी आकार वी बनाता है इसको बोलते हैं वी आकार की या फिर वी शेप्ड क्लोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मुख्य पोषक तत्व नहीं है? निम्न में से मुख्य पोषक तत्व कौन सा नहीं है? कौन सा मुख्य पोषक तत्व नहीं है? पहला ऑप्शन जो अपना है वो क्या है? नाइट्रोजन। पहला ऑप्शन क्या है? नाइट्रोजन। दूसरा ऑप्शन जो अपना दे रखा है वो क्या है? कैल्शियम। तीसरा ऑप्शन अपना है मैग्नीशियम। तो दोस्तों याद रखना, नाइट्रोजन, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये तीनों के तीनों क्या है? मुख्य पोषक तत्व है। मुख्य पोषक तत्व है। मुख्य पोषक तत्व बोले तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है। क्या है दोस्तों? मैक्रोन्यूट्रिएंट। और इसमें बोरोन एक ऐसा पोषक तत्व है जो मुख्य नहीं होके कौन सा है? सूक्ष्म पोषक तत्व है दोस्तों। ये एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है दोस्तों। क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि क्लोरोफिल तथा पोरफायरिन के निर्माण में सहायक पोषक तत्व कौन सा है? क्लोरोफिल या पोरफायरिन के निर्माण में, पोरफायरिन एक रिंग होती है जिससे मिलकर क्या बनता है? क्लोरोफिल बनता है। और पोरफायरिन के निर्माण के लिए पायरोल रिंग होती है। 4 पायरोल रिंग बनके एक पोरफायरिन रिंग का निर्माण करती है। और पायरोल और पोरफायरिन रिंग में कौन सा पोषक तत्व होता है दोस्तों? नाइट्रोजन होता है। कौन सा होता है? नाइट्रोजन। और इसके अलावा जो पोरफायरिन या क्लोरोफिल के निर्माण के लिए कौन सा आवश्यक है? वो है मैग्नीशियम। यदि यहाँ मैग्नीशियम ऑप्शन में होता तो ये दोनों आंसर होते, और यहाँ पे नाइट्रोजन ऑप्शन में है तो आंसर क्या जाएगा? ए ऑप्शन नाइट्रोजन, ना कि कैल्शियम, मॉलिब्डेनम या फिर बोरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला जो अपना क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोटीन, अपन जानते हैं कि प्रोटीन के निर्माण के लिए, अमीनो अम्ल के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? नाइट्रोजन आवश्यक है। क्योंकि वो अमीनो ग्रुप जो बनता है अमीनो अम्ल का, वो किससे बनता है? वो बनता है नाइट्रोजन से। तो जो नाइट्रोजन है वो प्रोटीन में कितने प्रतिशत होती है? कितने प्रतिशत तक प्रोटीन में नाइट्रोजन होती है? पहला ऑप्शन है 20%, दूसरा ऑप्शन है 15%, तीसरा 16% और चौथा ऑप्शन है अपना 25%। ध्यान रखना, यदि प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में नाइट्रोजन कितनी होती है? प्रोटीन में 16%, 16% तक क्या होती है दोस्तों? नाइट्रोजन होती है। अब यदि मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्या क्वेश्चन आ जाए? आपको बोले यदि 1 केजी प्रोटीन है तो उसमें नाइट्रोजन कितना होगा? तो उसमें कितना होगा दोस्तों? उसमें नाइट्रोजन कितना होगा? उसमें नाइट्रोजन होगा 160 ग्राम दोस्तों। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यतः पौधों पौधों द्वारा फॉस्फोरस किस रूप में ग्रहण करते हैं? अब बात कर रहे हैं कि जो पौधे होते हैं वो मेनली फॉस्फोरस को किस रूप में ऑब्जर्व करते हैं। यहां अपन ध्यान रखना, फॉस्फोरस 3 रूपों में ग्रहण किया जाता है, लेकिन यहां पूछ रहे हैं मुख्यतः किस रूप में करता है। यदि तीनों ही अवेलेबल है फॉस्फोरस के, तो पौधे की जड़ें किसको सबसे पहले प्रेफर करेगी, किसको सबसे पहले ग्रहण करेगी? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है H2PO4-, दूसरा है HPO4-, तीसरा है PO4-3-, और जो लास्ट ऑप्शन है वो है H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। तो ध्यान रखना दोस्तों, मुख्यतः जो फॉस्फोरस का अवेलेबल फॉर्म है वो कौन सा है दोस्तों? H2PO4-, जो अपना फर्स्ट ऑप्शन है। यदि अपनी सोइल है वो एसिडिक कंडीशन से बेसिक या फिर एल्कलाइन कंडीशन में मूव करती है, यदि एल्कलाइन कंडीशन में है तो HPO4-, भी पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है। और बहुत ही ज्यादा यदि एल्कलाइन सोइल हो गई, एल्कली सोइल में PO4-, भी पौधों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि फॉस्फोरस की उपलब्धता सर्वाधिक किस पीएच पर होती है। यदि बात करें अपन कि भाई अपन सोइल का पीएच कितना रखें ताकि फॉस्फोरस की तरफ से दिक्कत नहीं आए, फॉस्फोरस जो मृदा में
पड़ा है, भले वो उपलब्ध फॉर्म में नहीं है, फिर भी यदि इतना पीएच कर देंगे मृदा का तो अपना फास्फोरस उपलब्ध हो जाएगा। तो किस पीएच पर, किस पीएच मान पर अपने जो फास्फोरस की जो उपलब्धता होती है वो पौधों को सर्वाधिक होती है? पहला ऑप्शन है 5.0 टू 6.5, 5 से 6.5%। दूसरा है 6.5 से 7.5%। तीसरा जो ऑप्शन है 8.5 से 9.5, 8.5 से 9.5%। और जो अपना लास्ट ऑप्शन है वो है 4.5 टू 6.0%। तो ध्यान रखना दोस्तों, फास्फोरस की जो उपलब्धता है, जो अपना फास्फोरस पोषक तत्व है, वो दोनों ही अवस्था में, अम्लीय अवस्था में और बहुत ज्यादा क्षारीय अवस्था में उपलब्ध नहीं रहता पौधों को। ना तो ज्यादा अम्लीय अवस्था में उपलब्ध रहता है, न ज्यादा क्षारीय मिट्टी में। ये जो होती है उदासीन मिट्टी या उदासीन से हल्की अम्लीय मिट्टी, वहां पे उपलब्ध ज्यादा रहता है। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन 6.5 टू 7.5, क्योंकि जो 7 पीएच होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो उदासीन पीएच होता है। 7 से जो कम होते हैं वो अम्लीय होते हैं, 7 से जो ज्यादा पीएच के जो जो भी सबस्टांसेस होंगे वो क्षारीय कंडीशन के, क्षारीय नेचर के होंगे। नेक्स्ट अपना 30 नंबर क्वेश्चन है, मृदा में फास्फोरस का मुख्य स्रोत क्या है? जो भाई मृदा में फास्फोरस मृदा में जो फास्फोरस है, नेचुरली जो प्राकृतिक रूप से फास्फोरस है, उसका मुख्य स्रोत क्या है? तो बहुत ज्यादा चट्टानें ऐसी होती है जो बिल्कुल पूरी की पूरी फास्फोरस की बनी होती है। यदि आप उदयपुर जाएंगे, उदयपुर के जामरा कोटरा में पूरे के पूरे फास्फोरस की रॉक है, उसको बोलते हैं रॉक फॉस्फेट। और जो रॉक फॉस्फेट बना होता है वो किसका बना होता है दोस्तों? वो एपेटाइट मिनरल का बना होता है। किसका बना होता है? एपेटाइट। तो मृदा में जो फास्फोरस का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है दोस्तों? एपेटाइट। जो कार्बनिक पदार्थ होता है वो नाइट्रोजन का और सल्फर का मुख्य स्रोत होता है। जो हेमेटाइट है, हेमेटाइट क्या होता है दोस्तों? ये आयरन का ऑक्साइड है, आयरन का ऑक्साइड है। आयरन के ऑक्साइड को क्या बोलते हैं दोस्तों? हेमेटाइट बोलते हैं। और जो कैल्साइट है दोस्तों वो क्या है? कैल्शियम का कार्बोनेट है। तो इसका जो मुख्य स्रोत है फास्फोरस का वो क्या है दोस्तों? एपेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अम्लीय मृदा में फास्फोरस की उपलब्धता किस कारण से कम हो जाती है? ऐसा क्या होता है अम्लीय मृदाओं में कि भाई फास्फोरस, अभी हमने पढ़ा कि क्षारीय हो या फिर अम्लीय हो, दोनों ही अवस्था में फास्फोरस की मात्रा क्या हो जाती है? मृदा में कम हो जाती है। तो अम्लीय मृदाओं में ऐसा क्या होता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, अम्लीय मृदाओं में एल्यूमिनियम और आयरन की उपलब्धता बढ़ जाती है। और इन दोनों ही अवस्थाओं में जो अपना फास्फोरस होता है H2PO4-, ये इनके साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम और आयरन के फॉस्फेट बना देता है। क्या बना देता है दोस्तों? एल्यूमिनियम और आयरन के फॉस्फेट्स बना देता है। ये जो एल्यूमिनियम और आयरन के फॉस्फेट होते हैं, ये जो होते हैं ये अघुलनशील होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? अघुलनशील। अघुलनशील का मतलब ये हुआ कि ये मृदा के अंदर जो जल है, मृदा जल है, उसके साथ विलयन में नहीं आएंगे, आयनिक फॉर्म में नहीं आएंगे और पौधे उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए अम्लीय मृदाओं में फास्फोरस की क्या हो जाती है? उपलब्धता कम हो जाती है। यदि यहाँ पे बात करें अपन क्षारीय मृदाओं की, तो क्षारीय मृदाओं में क्या होता है? कैल्शियम की अधिकता होती है। और ये कैल्शियम सेम क्या करता है? फॉस्फेट समूह के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम फॉस्फेट बना देता है। जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है ये भी क्या होता है दोस्तों? अघुलनशील होता है। इसलिए क्षारीय मृदाओं में भी फास्फोरस की उपलब्धता कम हो जाती है। अपना अगला क्वेश्चन है, जड़ों के निर्माण के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जड़ों के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा है? ऐसा पोषक तत्व जो आप जिस टाइम सोविंग कर रहे हैं, बुआई कर रहे हैं, उसी टाइम साथ में देना जरूरी है, क्योंकि जिस टाइम जड़ें बनती है उस टाइम उसकी सबसे ज्यादा जरूरत रहती है। तो पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा है फॉस्फोरस, तीसरा है कैल्शियम और जो चौथा ऑप्शन है वो बोरॉन। तो ध्यान रखना, इसका जो मुख्य जड़ों के लिए आवश्यक पोषक तत्व है वो है फॉस्फोरस। और यदि बात करें वानस्पतिक वृद्धि की, वानस्पतिक वृद्धि के लिए जो सबसे ज्यादा आवश्यक है वो है नाइट्रोजन। और यदि बात करें कोशिका भित्ति की, तो कोशिका भित्ति के लिए जो सबसे ज्यादा आवश्यक है वो भी क्या है? कैल्शियम। यहां पे क्वेश्चन पूछा है जड़ों के निर्माण के लिए। किसके निर्माण के लिए? जड़ों के निर्माण के लिए। यहां बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन बनता है, जड़ों के निर्माण के लिए कौन सा आवश्यक है? फॉस्फोरस। और एक क्वेश्चन और बनता है, जड़ शीर्ष या जड़ों के शीर्ष भाग के निर्माण के लिए, शीर्ष भाग या फिर जड़ों के जो टॉप पॉइंट है उनके निर्माण के लिए कौन सा आवश्यक है दोस्तों? तो इसका आंसर जाएगा कैल्शियम।
क्या जाएगा? कैल्शियम। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। आरपीएससी यदि हार्ड पेपर बनाना चाहेगी तो वो क्या करेगी, जड़ों के शीर्ष भाग में सहायक कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन आपका देगी फॉस्फोरस। आप जड़ देखेंगे फॉस्फोरस कराएंगे, लेकिन जड़ों के जो शीर्ष भाग के लिए सबसे ज्यादा जो उत्तरदायी होता है वो आपका क्या होता है? कैल्शियम होता है। उसके अलावा कैल्शियम क्या करता है? कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। कोशिका भित्ति का जो मिडल लैमेला पोर्शन होता है, जैसे बोलते हैं मध्य पटलिका, मध्य पटलिका कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। ओके दोस्तों, तो जड़ों के निर्माण के लिए कौन सा है? फॉस्फोरस, और जड़ शीर्ष के निर्माण के लिए कौन सा है? कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जीवन की कुंजी। इसको बोलते हैं की ऑफ लाइफ। क्या बोलते हैं? की ऑफ लाइफ। मतलब जीवन की कुंजी किस पोषक तत्व को बोलते हैं? तो ध्यान रखना, जो फॉस्फोरस अपना तत्व है, जो फॉस्फोरस आवश्यक पोषक तत्व है, इसको जीवन की कुंजी बोला जाता है। और एक और बनता है क्वेश्चन, जीवन का मूल घटक, जीवन का मूल घटक किस पोषक तत्व को माना जाता है? किस तत्व को कहते हैं? तो जो जीवन का मूल घटक कहते हैं वो आपके कहते हैं नाइट्रोजन को। इंग्लिश में बोले तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूट ऑफ लाइफ। एक और क्वेश्चन बनता है आपका कि ट्रैफिक पुलिसमैन किस तत्व को संज्ञा दी गई है ट्रैफिक पुलिसमैन की? तो ट्रैफिक पुलिसमैन कौन सा है भाई? पोटेशियम है। और क्यों है? क्योंकि ये रंध्रों को खोलने, जैसे ट्रैफिक पुलिसमैन एक ट्रैफिक को खोलने और बंद करने का काम करता है, वैसे ही ये जो जल वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया होती है उसके लिए रंध्रों को खोलने और रंध्रों को बंद करने का काम कौन करता है? पोटेशियम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी करेंसी, ऊर्जा मुद्रा। कौन सी मुद्रा? ऊर्जा मुद्रा या एनर्जी करेंसी कौन से पोषक तत्व को कहा जाता है? कौन सा पोषक तत्व है जो ऊर्जा के लिए, ऊर्जा के स्थानांतरण और ऊर्जा के भंडारण, जैसे एनर्जी क्या होती है? एनर्जी को अपन कलेक्ट करते हैं, करेंसी को कलेक्ट करते हैं और करेंसी को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं, वैसे ही पादपों में भी ऐसी कौन सी एनर्जी करेंसी है, ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो क्या करता है? ऊर्जा का भंडारण करता है और स्थानांतरण करता है। तो आपने बिल्कुल एक नाम सुना होगा, एटीपी। ये क्या करता है? ऊर्जा का स्थानांतरण और भंडारण के लिए आवश्यक है। और इस एटीपी के निर्माण के लिए जो तत्व आवश्यक है वो कौन सा है दोस्तों? फॉस्फोरस। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर होगा फॉस्फोरस। ओके दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में प्रत्यक्ष रूप से, ये क्वेश्चन ऐसा आ जाए, सूखे के प्रति प्रतिरोधी या सूखे के प्रति सहनशील, और यहां ऐसा क्वेश्चन आए तो एक बात ध्यान रखना, वहां पे यदि मेंशन कर रखा है तो प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है। यदि यहां पे क्वेश्चन क्या दे रखा है? पौधों में प्रत्यक्ष रूप से या फिर पौधों में डायरेक्टली सूखा सहन करने की क्षमता कौन सा पोषक तत्व सहायता करता है या कौन सा पोषक तत्व प्रदान करता है? तो ध्यान रखना, जो प्रत्यक्ष रूप से सूखा सहन करने की क्षमता जो डेवलप करता है वो कौन करता है भाई? वो करता है आपका पोटेशियम। कौन करता है? पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों में अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से कौन करता है? पोटेशियम। यहां क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अप्रत्यक्ष रूप से कौन सा पोषक तत्व सहायता करता है पौधों में सूखा सहन करने के लिए? और इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? इसका आंसर जाएगा फॉस्फोरस। यदि अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली पूछा गया है तो फॉस्फोरस, और यदि डायरेक्टली पूछा गया है तो इसका आंसर क्या जाएगा? पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, फॉस्फोरस की कमी से पत्तियों का रंग। यदि मान लो फॉस्फोरस की कमी हो गई तो फॉस्फोरस की कमी पत्तियों पर किस रंग में प्रदर्शित होगी, किस रंग में विजुअलाइज होगी, किस रंग में दिखेगी अपन को? तो ध्यान रखना, जब फॉस्फोरस की कमी होती है तो क्लोरोसिस नहीं होता, हरे रंग की नहीं रहती पत्तियां, कोई नहीं भी ऑप्शन नहीं है। यदि यहां ऑप्शन आता गहरे हरे रंग की हो जाती है, गहरे हरे रंग की हो जाती है, तो भी एक बार ये क्वेश्चन, इसका आंसर गहरा हरा रंग सही होता। शुरुआती तौर में जब फॉस्फोरस की अभी कमी होने ही लगी है तब जो पत्तियां होती है वो गहरे हरे रंग की हो जाती है, लेकिन जब इसकी कमी बढ़ जाती है, जब कमी बढ़ जाती है तब इसका जो रंग होता है पत्तियों का वो बैंगनी या फिर गुलाबी बैंगनी हो जाता है। क्या हो जाता है? बैंगनी या फिर गुलाबी बैंगनी। और ऐसा किस वजह से होता है? ऐसा होता है एंथोसाइनिन के, किसकी वजह से? एंथोसाइनिन के जमाव के कारण या एक्यूमुलेशन के कारण। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फास्फोरस की अधिकता से मृदा में कौन से पोषक तत्वों की कमी हो जाती है?
भाई यदि अपन फॉस्फोरस की उपलब्धता बढ़ा रहे हैं, डीएपी एसएसपी बहुत ज्यादा मात्रा में दे रहे हैं, तो कौन सा पोषक तत्व है जिसकी मृदा में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी? तो ऐसा पोषक तत्व कौन सा है? यदि ऐसा क्वेश्चन आए कि फॉस्फोरस की अधिकता से कौन से पोषक तत्वों की कमी होगी, तो ध्यान रखना जिंक, आयरन और कॉपर, ये तीनों ही ऐसे पोषक तत्व है, उनकी क्या हो जाती है, यदि फॉस्फोरस की मात्रा मृदा में बढ़ जाएगी या प्लांट में बढ़ जाएगी, तो इन तीनों पोषक तत्वों की क्या हो जाएगी दोस्तों, इन तीनों पोषक तत्वों की क्या हो जाएगी, मृदा या पादप में कमी हो जाएगी। तो बहुत बार फॉस्फोरस की अधिकता का नुकसान दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही फॉस्फोरस अधिक होगा, टॉक्सिक होगा, तो क्या होगा, फॉस्फोरस की अधिकता के बजाय आयरन, जिंक और कॉपर की जो कमी के लक्षण है वो दिखाई देने लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनाज वाली फसलों में सिक्कल लीफ, सिक्कल का मतलब होता है हंसिया, तो सिक्कल लीफ या हंसिया आकार की सिक्कल लीफ की पत्तियां हो जाती है, और वो किस पोषक तत्व की कमी से होती है? अनाज वाली या खाद्यान्न फसलों में जो सीरियल्स क्रॉप्स होती है, उन सीरियल्स क्रॉप्स में कौन से पोषक तत्वों की कमी की वजह से पत्तियां सिकल शेप या हंसिया आकार या दत्तियां जो दंतिया होती है वो दंतिया आकार की हो जाती है, हंसिया आकार की हो जाती है, और ये ऐसा किसकी वजह से होता है, सिकल लीफ किसकी वजह से होती है? तो ध्यान रखना जो फॉस्फोरस होता है, यदि फॉस्फोरस की कमी हो गई खाद्यान्न फसलों में, सीरियल्स क्रॉप में, तो अपनी जो पत्तियां है वो कैसी हो जाएगी, सिकल शेप्ड हो जाएगी, सिकल शेप में आ जाएगी, कैसी बन जाएगी, हंसिया आकार बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे की पत्तियों का रंग लाल बैंगनी किस वर्णक की अधिकता से होता है? दोस्तों अब जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व यहाँ पे नहीं करूंगा, और मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन का आंसर मैंने, यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो अभी थोड़े ही क्वेश्चन पहले आपने डिस्कस किया था। यदि इस क्वेश्चन का और अगले क्वेश्चन का आपको राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और उसके राइट आंसर टाइप करके हमें बताइए कि आपकी तैयारी कैसी है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जेट, आईसीआर और बीएचयू के लिए। और इन दोनों क्वेश्चन को ऐसा नहीं है हम डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कितने बच्चों ने इसका राइट आंसर दिया और किन बच्चों को इन क्वेश्चन में दिक्कत आई, और उन्हीं के साथ हम ऐसे ही बहुत सारे वीडियो लाते रहेंगे। तो ध्यान रखना इसका क्या आंसर है कि पौधों की पत्तियों का लाल बैंगनी रंग किस वर्णक की, कौन सा ऐसा पिगमेंट है, कौन सा वर्णक है, उनकी अधिकता से हो जाता है? लाइकोपिन, एंथोसाइनिन, क्लोरोफिल या कोई नहीं? बताइए कौन सा ऐसा वर्णक है जिनकी अधिकता होने पर पौधों की पत्तियों का रंग क्या हो जाता है? लाल बैंगनी। और यह भी बताइए कि लाइकोपिन की वजह से, लाइकोपिन की वजह से किस फसल में और कौन सा रंग या किस फल में कौन सा रंग डेवलप होता है? अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी आप ही को सॉल्व करना है कि फॉस्फोरस की कमी से या फॉस्फोरस की कमी को कौन सा पौधा या कौन सा सूचक पौधा है जो फॉस्फोरस की कमी प्रदर्शित करता है? आपके आंसर है फूल गोभी, सरसों, सूरजमुखी या जई। इन चारों ऑप्शन में जो राइट ऑप्शन है वो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपकी तैयारी कैसी है, आपको कितने, इन सब जितने भी पोषक तत्व है इनका आपको कितना नॉलेज है। इसके साथ ही देखिए दोस्तों, जो अपना एक और क्वेश्चन है, हाँ ये अगला क्वेश्चन है, ये भी आपको बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताना है कि अधिक पीएच वाली या अधिक पीएच पर होने पर पौधे फॉस्फोरस को किस रूप में ग्रहण करते हैं। बिल्कुल ये भी डिस्कस कर रखा है, यदि आपने पूरा का पूरा वीडियो ध्यान से सुना है, ध्यान से देखा है, बिल्कुल इत्मीनान से देखा है, तो आप इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही देंगे कि भाई अधिक पीएच होने पर पौधे में फॉस्फोरस, यदि पौधे फॉस्फोरस ग्रहण करता है तो वो किस रूप में ग्रहण करता है? तो इन चारों ऑप्शन में जो राइट आंसर है वो भी कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। इसके अलावा आप यदि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन आप यहाँ पे जोधपुर में नहीं है और आपको ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, आप यदि चाहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं, जो हमारी स्टडी कर रहे हैं उसके साथ एक्स्ट्रा टाइम में हम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप बेझिझक जो प्रतिभा क्लासेज का एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए आप ऐप डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर में जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। बहुत ही मिनिमम प्राइस में, बहुत ही अच्छी और स्टूडेंट फ्रेंडली प्राइस में आपको ये कोर्स पूरा का पूरा ऑनलाइन भी मिल जाएगा। और यदि कोई बच्चा जोधपुर में ही है और जोधपुर आ सकता है, ऑफलाइन क्लासेस ले सकता है, तो वो जोधपुर आइए, जालोर गेट पे इसका मुख्यालय है, वहां आके, या फिर जो ये हेल्पलाइन नंबर है, इस हेल्पलाइन नंबर पे यदि आपको ये नहीं दिख रहा है तो ये देखिए 9828461008, इस पर आप सिर्फ कॉल कीजिए और जितनी भी जानकारी ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच के लिए आपको चाहिए आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं। बहुत ही जल्दी अपन बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ इस टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।